Hello everyone, I welcome you back to the platform of Navigate Prime and today we are going to talk about very special thing जो है हमारा गेट एग्जाम 2027 का जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। हम उसकी बात करेंगे। इसी वीडियो में हम दो तीन पॉइंट्स की और बात करेंगे कि अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेस में और ऑनलाइन बैचेस में। दूसरी बात जो हम करेंगे, हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम हमारे इस समय में, आने वाले समय में जो हमारे पास 2-3-4 मंथ्स बचे हुए, कैसे हम हमारी पढ़ाई को ओरिएंट करें कि हम इस एग्जाम को एक अच्छे मार्क से क्रॉस करें, इस एग्जाम को अच्छे मार्क से क्रॉस या जो भी है। क्योंकि क्या होता है, कई स्टूडेंट्स का कट ऑफ निकालने का ऑप्शन रहता है, कई स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि नहीं 50-60 में मेरा हो जाएगा, किसी को पीएसयू जाना होता है तो मुझे सही टर्मिनोलॉजी नहीं मिली। चौथी बात जो हम इसमें डील करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस में जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या क्या रिसोर्सेज देते हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं उस रैंक तक। तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पहले बार में कि भाई क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। सबसे पहली बात तो यही होगी, क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और मैं इस बात को समझता हूं कि अगर कोई नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं तो हमें जरूर उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ उन टॉपिक्स के चक्कर में हमको हमारी पूरी पुरानी तैयारी को भी नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये 20% ही वेटेज रखेंगे, 80% तो अभी भी वो ही है जो है। तो आप सब जानते हैं गेट, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप ग्रेजुएट हो गए हो या होने वाले हो, तो आपके अंदर क्या वो एप्टीट्यूड है, क्या आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है इंजीनियरिंग वाला, जिसको आप जो है, जिसकी मदद से आप इस एग्जाम को देकर क्या उन जगह पर जा सकते हैं, जैसे कि आप इसरो जा सकते हैं, आप बार्क जा सकते हैं, आप पीएसयू जा सकते हैं, आप कई ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं जो डायरेक्टली गेट से रिक्रूट करते हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास जो है इस बार 2027 की सारी बागडोर संभाल रही है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये लिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गेट 2027 डालना है, आपको सबसे पहली या दूसरी लिंक यही वाली मिल जाएगी। ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब यही नहीं होता कि सारे सिर्फ आईआईटी मद्रास के टीचर्स ही बैठ के पूरा पेपर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज एन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे होम, इंपॉर्टेंट डेट्स और ये सारी चीजों में आप गेट पेपर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांचेस के सिलेबस मिलेंगे। आप अपनी ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है तो आप सिविल इंजीनियरिंग को स्क्रॉल करके जाएंगे और आपको सारी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो जो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन ये भी ऑफिशियल गेट का सिलेबस है, ये भी ऑफिशियल गेट का सिलेबस है। डिफरेंस ये है कि ये 2027 का सिलेबस है और ये वाला जो सिलेबस है ये 2026 का सिलेबस है। ये आईआईटी गुवाहाटी ने कराया था और ये वाला जो है ये आईआईटी मद्रास करा रही है। तो क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें समझना है। सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा 8 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फर्दर अलग अलग सेक्शंस में सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो हमने इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी की 3 लाइन ही दिख रही है, ऑब्वियसली आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम डिटेल में देखेंगे। 3 लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो क्योंकि आप ज्यादा परेशान ना हो, आपका काम थोड़ा सा आसान हमने कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली अब कूदते हैं उस पॉइंट पर कि हुआ क्या है। एंड आई होप थिंग्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, ये बहुत वो है ऑफिशियल पीडीएफ का, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है। आपको बस ध्यान रखना है कि सेक्शन 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एंड न्यूमेरिकल मेथड, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। पुराने 2026 और 2027 में क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस नाम से एक टॉपिक को इन्वॉल्व किया है।
ठीक है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सियोम्स एंड थ्योरम। तो हम प्रोबेबिलिटी तो पूरी पढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। नेक्स्ट चीज जो प्रोबेबिलिटी के अंदर ही जोड़ी गई है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि ऑलरेडी हम लोग हमारे नोट्स में कवर करा ही देते हैं, तो इसमें कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं। बट इस बार स्पेसिफिकली लिख दिया, पहले हमें थोड़ा डर लगता था कि लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। सो दिस टाइम दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेंशन किया है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मेंशन किया। और कहीं ना कहीं ये वो टॉपिक्स है जिनका हमें कहीं ना कहीं हमारे सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन आ ही जाता है। कहां कहां आता है, जैसे मान लीजिए हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी, फिर वो सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार आ पाएगी, तो फिर वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। हम जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, जब सीपीएम पढ़ते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने नाम दिया हुआ है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। क्या नाम दिया? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स रखे हुए हैं? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आधारशिला रखता है। हमने जो भी हमारे 11-12 के फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ही सारी चीजें हैं जिनको हमको आना चाहिए, और इन्हीं के बेसिस पर ये सारा एनालिसिस होता है। आपका कहीं पर भी इसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कहीं पे भी आप थोड़ा भी गड़बड़ है, आपको यहाँ सब जगह प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज आती है सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज का एनालिसिस भी कहते हैं, जो आपको कहना हो वो कह सकते हैं। तीसरी चीज स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, ये सब हमें पढ़ना होता है। इनके आप अलग अलग नाम देते हैं, शायद आप इसको आरसीसी बोलते होंगे, आप इसको सिर्फ स्टील बोल देते होंगे, आप इसको ऐसे बोल देते होंगे या टॉस बोल देते होंगे, जो बोलना है आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स बोल देते होंगे। वो क्या ऐड हुआ है? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर ऐड हुआ है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं बिना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के तो हमारी काम होते ही नहीं है। हमने यूनिट लोड मेथड और ये सारी चीजों का तो यूज किया ही है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज नथिंग न्यू टू अस, बट दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड इट। कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो है सेकंड वाली थ्योरम का इन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से ऑलरेडी यूज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को इससे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेंट आर्चेज एंड केबल्स, आर्चेज एंड केबल्स को भी यूजुअली सिर्फ गेट पे जब फोकस रहता है तो ये इग्नोर करके ही जाते हैं, इतना कोई दिमाग नहीं लगाता है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का बड़ा हम यूज करते हैं, जिससे कि वो 2-2 मिनट के सवालों को 10-10 15-15 सेकेंड्स में हम क्रैक कर दें। और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, कौन सी मेथड? स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स से सवाल तो आते थे, लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं जो ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर तीसरा सेक्शन जो है, तीसरे सेक्शन के अंदर आ रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जियो टेक्निकल इसलिए, जियो मींस कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इसके अंदर सरफेस के ऊपर वाली चीजें भी थोड़ी बहुत हमको देखनी पड़ जाती है कि सरफेस के ऊपर हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीजें की वो बियरिंग कैपेसिटी उसकी क्या है, जिसके जस्ट वो इंटरफेस है जहां पे सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर सॉइल से मिल रहा होता है। तो ये 3 फेज डायग्राम और ये सारी चीजें हमको पहले सॉइल के बारे में सारी चीजें समझनी है, फिर उसके बाद सरफेस का इन्वेस्टिगेशन, हमको ड्रिलिंग होलिंग ये सारी चीजें करके हमें समझना पड़ता है, फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी हमको पूरी समझनी पड़ती है, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं? तो स्पेसिफिकली इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया शीट फाइल्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। कहीं ना कहीं आपको ये सवाल एमएसक्यू के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में बहुत ज्यादा लेवल का टफनेस इन्वॉल्व कर दिया जाए, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। अगला सेक्शन जो है वो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के अंदर जो भी पानी से रिलेटेड हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो सारी चीजें, भले ही वो रुका हुआ हो या चलता हुआ हो, सारी चीजें। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पूरा देखते हैं, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक, रुके हुए पानी की भी सारी बातें करेंगे, डायनामिक्स वाली सारी बातें करेंगे, मतलब काइनेमैटिक्स भी बात हो जाएगी, डायनामिक्स की भी हो जाएगी। हाइड्रोलिक्स के अंदर क्या हो रहा है, वो ही फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम मशीन्स की बात करते थे, वो सारी बातें यहाँ पे हो रही है। तो अभी हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक्स के अंदर हमको ओपन चैनल फ्लो वाली सारी चीजें समझनी है,
एनर्जी डेप्थ रिलेशन समझने, लेकिन वो जो हाइड्रोलिक मशीन्स का वो वाला पोर्शन है जो नहीं आता है गेट में, उसका जस्ट पहले का एप्लीकेशन जिसमें हम वो मोमेंटम चेंज वाले फोर्स वाली चीजें सारी पढ़ते हैं, न्यूटन का बेसिक लॉ लगाते हैं, लेकिन एकदम हाइड्रोलिक मशीन, टरबाइन वर्बाइन वो सब हमारे पोर्शन में नहीं है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी के अंदर क्या समझना है हमको, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द नेचुरल साइकिल ऑफ वाटर, जो हमारे अर्थ में सारी चीजें नेचुरली होती है, हमें वो साइकिल्स पढ़नी है, और उससे रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं और हमने जो हाइड्रोग्राफ्स और ये सारे एनालिसिस किए वो हमें पढ़ना होगा। हाइड्रोलॉजी के बाद जस्ट आता है इरिगेशन, क्योंकि हम हाइड्रोलॉजी समझ चुके हैं, हम नेचर की वो साइकिल समझ चुके हैं कि कैसे नेचर में पानी का फ्लो होता है एक फेज से अलग अलग फेज में, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जिस एरिया में पानी की कमी हो उस जगह पर कैसे हम हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके, हमारे इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स को हम समझ के कैसे हम उस जगह पर भी पानी पहुंचा दें जहां पर नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे डैम्स, कैनाल्स और सारी बातें होती हैं अलग अलग इरिगेशन सिस्टम की। क्या नई चीजें जोड़ दी हैं, तो प्रिज्मेटिक एंड मोबाइल चैनल जोड़ा गया है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, रैपिडली वैरिड फ्लो, ये सारी बातें स्पेसिफिकली मेंशन कर दी हैं। फ्लो, पास, शार्प, क्रेस्ट, वियर्स, तो ये सारे वियर्स के बारे में बातें हो जाएंगी। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो सकती है, अर्थ डैम्स एंड सीपेज, थ्रो डैम्स वाली बात हो जाएगी, और वेल इरिगेशन। हम क्या करते हैं अक्सर इरिगेशन में, वो शुरू की 3-4 ग्राउंड वाटर वाली कुछ कुछ इक्वेशंस, डेप्थ ऑफ वाटर, रूट जोन वाली चीजें करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये पॉइंट जोड़े गए हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि गेट के थ्रू रिसर्च में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत काम होते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज कि आपके पास ये टॉपिक्स का नॉलेज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप आईआईटी में जाके मास्टर्स करते हैं या कहीं पर भी आगे जाते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग दीज टॉपिक्स फ्रॉम यू। सेक्शन नंबर 5, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर वो पानी जिसके बारे में हमने हाइड्रोलॉजी में पढ़ लिया है, उस पानी को सोर्स से लेना, उसको ट्रीट करना, फिर हम लोगों के लिए कंज्यूमेबल बनाना, उसके बाद जब उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, जब वो यूज हो गया, उसका जो वेस्ट पोर्शन बचा उसको वापस ट्रीट करके उसी सोर्स में उसी फॉर्म तक ले जाने की कोशिश करना जिस फॉर्म में हमने उसे लिया था। तो पूरा यूजिंग दी वाटर फ्रॉम सोर्स टू टेकिंग इट बैक टू दी सोर्स वाली चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें सीवेज सिस्टम और सारी चीजें पढ़ेंगे जो इन्वॉल्व होती है। हमें साथ में इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ना है। क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हुआ है और बेसिक्स ऑफ लैंडफिल डिजाइन एंड ऑपरेशंस। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं उसकी हम ऑलरेडी तैयारी करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सेक्शन हमारे 6th के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेमेंट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये जो एक नया पोर्शन है ये इन्वॉल्व हुआ है हमारे साथ। क्या नाम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ये वाला पोर्शन जो है हमारा नया इन्वॉल्व हुआ है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, 4 स्टेप ट्रेवल डिमांड मॉडलिंग, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मोड चॉइस एंड ट्रैफिक असाइनमेंट एंड इट्स असेसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर भारी मात्रा में, मुझे ऐसा भारी मात्रा में तो नहीं, जितना भी इसका सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, उसमें इसका कुछ अच्छा खासा रोल रहेगा, क्योंकि इसको एक प्रॉपर टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर सब टॉपिक्स में भी डिफाइन करके दिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमको समझनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, इसमें आईआरसी के कोड्स के हिसाब से, व्हीकल का डिजाइन, इंटरचेंजेस और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ ऐड हुई है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो हमारा करिकुलम रेडी किया है उसमें सारी बातें हमने प्रॉपरली इन्वॉल्व की है। कैसे, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स को सारी चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि उनको फ्रॉम बेसिक्स, हम ये मान के नहीं चलते कि आपने ग्रेजुएशन किया है, हम वो एप्टीट्यूड ना 7th 8th क्लास से स्टार्ट करते, क्योंकि क्लास 7th में होता है द वर्ल्ड ऑफ फोर्सेस नाम का एक चैप्टर, जिसके अंदर सारे फोर्सेस आपको इन्वॉल्व किए जाते हैं। सेक्शन 7 के अंदर है जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, ले देकर इसमें हमें सारी सर्वे की बातें करनी है, फोटोग्रामेट्री की बातें करनी है। इसमें जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो जीएनएसएस सर्वेइंग के बारे में हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ टोपोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू कार्टोग्राफी एंड मैप प्रोजेक्शंस, डिजिटल फोटोग्रामेट्री, स्पेस रिसेक्शन, पैरालेक्स और कैमरा कैलिब्रेशन, इन सारी चीजों की बात की है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको रिमूव भी किया गया है,
तो ये वो टॉपिक्स है, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इनको रिमूव कर दिया। बाकी जगह भी टॉपिक्स को कुछ रिमूव किया गया है, लेकिन वो ऐसे है कि बिना उनके हमारी आगे पढ़ाई करना मतलब वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको रखा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो आखिरी सेक्शन है हमारा, एक तरीके से आखिरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि लिखा इतना है, पढ़ना बहुत रहता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर स्टील, कंक्रीट, सारी चीजें हम एक बार देखेंगे, इनकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है। आइए समझते हैं क्या क्या ऐड किया है। इसके अंदर भी थोड़ी भारी मात्रा में चीजों को ऐड किया है। सीमेंट कंपोजिशन, हाइड्रेशन, माइक्रोस्ट्रक्चर, केमिकल, मिनरल एंड एडमिक्सचर्स, क्वांटिटी एस्टिमेशन यूजिंग लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, एनालिसिस ऑफ रेट्स, एओए मतलब एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड, एओएन ये वाला एनालिसिस, प्रोजेक्ट अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये पॉइंट्स ऐड हुए हैं। समझने वाली बात क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इतने सारे जोड़े हैं, पक्का सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आज तक ना सीपीएम और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बहुत कम वेटेज मिला करता था। अब हम प्लानिंग करते हैं, हम समझते हैं कि अगर आपको 2027 का एग्जाम क्रैक करना है गेट का, तो मुझे क्या करना होगा। 3-4 बातें हैं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। आपने पहली बार गेट का नाम सुना है और अभी आप 6th सेमेस्टर के पहले हो, ठीक है। आपने गेट का नाम सुन लिया है और आप ढूंढ रहे हो कहां से प्रिपरेशन, कहां से प्रिपेयर करूं। और तीसरी चीज, आप पास आउट हो, ठीक है, आप पास आउट हो। ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। गेट के बारे में आप पहली बार सुने हैं, कहां से प्रिपेयर करूं, और आप पास आउट हो चुके हैं। तीनों के लिए थोड़ी सी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप अभी अपने कॉलेज लाइफ में हैं और आपने जो है अपना एक थोड़ा सा ड्रीम देखा था कि नहीं मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं या मैं एनआईटी में जाना चाहता हूं, बट किसी कारणवश आपकी जो है तैयारी जेई की बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी एंड यू वांट अ सेकंड चांस, तो गेट विल गिव यू अ सेकंड चांस। गेट आपको हमेशा एक सेकंड चांस देता है, ठीक है। तो आप गेट के लिए अभी से क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने प्राइवेट कॉलेज में चले गए हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो आईआईटी जाना था, तो आप एक जरूर काम कर सकते हैं, एनपीटीएल। आप यहां पे पढ़ सकते हैं किससे, एनपीटीएल से। एनपीटीएल में क्या होता है, वहां पे जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं वो ही सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे चाहूं तो एक लिंक लगा सकता हूं, लेकिन मैं लगा नहीं सकता अभी लिंक। वहां पे क्या होता है, आईआईटी के सारे प्रोफेसर जो हैं आपको सारी चीजें पढ़ाते। तो आप अपना फर्स्ट सेम, सेकेंड, थर्ड आपका जितना भी सेम है, सारे सेमेस्टर की आप पूरी पढ़ाई से कर सकते हो। आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इनफैक्ट गेट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी यही कंडक्ट करा देते हैं। कहां से प्रिपेयर करना है, कौन दे सकते हैं इसको एग्जाम, अगर आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आप ऑफलाइन आ जाइए या आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। आप क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में भी चीजें अवेलेबल है और ऑफलाइन में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो आप ऑफलाइन में पढ़िए, ठीक है। और अगर आप पास आउट है तो फिर तो आप गेट को अपना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बना सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूं। गेट देकर पहले तो होता कैसा एग्जाम, 65 मार्क्स का और 65 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, टोटल 100 मार्क्स का होता है।
ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स दो रहते हैं, और उसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करते हैं। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड के करीब करीब मिला के यहाँ पे 25 से 30 मार्क्स हो जाते हैं, और यहां पे बचा हुआ 75 मार्क्स का आपसे टेक्निकल पूछ ले जाता है, मिला के आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो मतलब आपको जो है सबसे पहले बहुत इजीली ये मैथ्स और एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स करीब मिल जाते हैं, और आपको टेक्निकल में भी अगर आपने 60 मार्क्स लेके आ गए, 50 मार्क्स लेके आ गए, तो आप जो है ऑलमोस्ट टॉप 100 रैंक में बैठे होंगे। ठीक है सर, मान लीजिए मैं एक नया स्टूडेंट हूं, मुझे स्कीम पता चल गई, तो मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, होगा क्या मार्क्स लाके? आप मार्क्स लाके क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप जो है गेट के स्कोर से, गेट में स्कोर होता है जो कि आपके मार्क्स को जो है, आपके 100 मार्क्स को जो है 1000 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका स्कोर होता है, जो आपके लिए तीन ईयर्स तक वैलिड होता है। आपका जो स्कोर कार्ड होता है, आप आज एग्जाम दे, आप उस स्कोर कार्ड की मदद से 3 साल तक, अगले 3 साल तक किसी भी आईआईटी, एनआईटी या जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले तो 1 साल एग्जाम दो और 3 साल के लिए फ्री हो जाओ, ये चीज, ये देने के बाद आप जा सकते हो आईआईटी में, एनआईटी में, और आईआईटी और एनआईटी से भी एक बड़ी चीज होती है आईआईएससी बैंगलोर। तो आईआईएससी बैंगलोर में आप जा सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप 50 में हो, तो आईआईटी खड़गपुर में अगर आप ज्वाइंट पीएचडी वाले प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको स्टाइफन बहुत महंगी मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है, 3 इयर्स तक 90,000 मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ मास्टर्स कर रहे हो तो 18,000 समथिंग अभी चल रहा है। आप इससे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, सिंगापुर या तो फिर जर्मनी। ठीक है, आप सिंगापुर और जर्मनी जैसी यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हो, एनएसयू में जा सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम कभी और बात करेंगे। आप जा सकते हो पीएसयूज में डायरेक्ट जॉब के लिए, एनएचपीसी, आईओसीएल, सेल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फिर न जाने कितने सारे अलग अलग जगह, द एनएचपीसी, हजारों ऐसे पीएसयूज है, हजारों तो नहीं, जितने भी पीएसयूज हैं वो गेट से मैक्सिमम रिक्रूट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और न जाने ऐसे कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो डायरेक्ट गेट के स्कोर से भी आपको रिक्रूट कर लेते हैं। मतलब एक एग्जाम और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस। नहीं तो अगर आप ये भी देख सकते हो कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले लीजिए और सिर्फ आपने कट ऑफ भी पार करके रखा है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर मंथ। तो आप 2 साल के लिए फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाएंगे, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने मास्टर्स में भी जा सकते हैं। एक एग्जाम से इतने सारे ऑप्शंस, और 1 डे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का पेपर, 65 क्वेश्चंस। तैयारी कैसे करनी है मेरे हिसाब से? हाउ टू प्रिपेयर में, हाउ टू प्रिपेयर में आपको उसको 3 फेज में पढ़ना चाहिए। पहला फेज 1, फेज 1 है कट ऑफ पार। दूसरा फेज जो है वो है 55 पार, कितना? 55 पार। और तीसरा फेज जो है वो है रैंक वाला। ठीक है, आपको रैंक चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना होगा कट ऑफ पार। कट ऑफ पार करने के लिए मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल कट ऑफ पार करोगे, अगले साल 55 पार करोगे, तीसरे साल आप रैंक के लिए पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। आपको पहली बार में क्या करना है, आपको वो टॉपिक्स उठाने हैं जिस टॉपिक की मदद से आपका कट ऑफ पार होता है। तो कट ऑफ में मान लेता हूं 30 मार्क्स अपन पकड़ के चल लेते हैं, 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स आपको सिर्फ मैथ्स, एप्टीट्यूड और एक कोई भी सब्जेक्ट करके आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड प्लस एक कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट ले लीजिए, फेवरेट सब्जेक्ट। आप कट ऑफ पार की स्थिति में है, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो सारी तैयारी करने के बाद बहुत
बहुत सारी चीजें करने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, सारे नोट्स बनाने के बाद भी कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं, कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। तो पहले तैयारी होगी कट ऑफ पार की, और मैं इसी तरीके से कुछ पढ़ाता हूं, स्टूडेंट से बोल देता हूं जब वो डेमो लेने आते हैं, भाई तुम्हें सबसे कठिन टॉपिक जो लगता है, कठिन सब्जेक्ट लगता है, वो बताओ, वही डेमो में पढ़ेंगे। उसके बाद उनको बड़ा अच्छा लग जाता है, फिर वो आ ही जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात 55 पार। अब हम इसमें कुछ हाई वेटेज सब्जेक्ट उठाएंगे। कुछ हाई वेटेज सब्जेक्ट हम यहां पर उठाएंगे। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? हाई वेटेज में आ जाते हैं जैसे कि जियोटेक, उसके बाद एनवायरमेंट, हाईवे, और क्या आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं तो क्योंकि मैं ये नहीं मान के चलता हूं कि आप सब में 100% एक्यूरेसी रख दोगे, आप इसमें भी कुछ गलती करोगे। तो मैं इन्वायरमेंट ये सारी करके मैं यहाँ क्या इसमें लिख दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस इसी के अंदर ओपन चैनल फ्लो होता है। माना कि अभी कोई बोल सकता है नहीं इसमें कुछ और भी सब्जेक्ट जोड़ दो, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत हद तक आपस में कुछ लेना देना नहीं है। जियोटेक अपने आप में सेपरेट है, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये अपने आप में। तो यहां से ना आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इन दोनों को मिलाकर आप 55 पार करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। अभी मैंने सोम, स्टील, स्ट्रक्चर, आरसीसी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इन टॉपिक्स की तो बात करी नहीं है। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच रहे हैं ना, इसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको देते हैं क्या, मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है जो काम करती है। इसके बाद के सारे टॉपिक्स जो है वो रैंक डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? रैंक डिसाइड करते हैं। तो हम सबसे, हमारा पढ़ाने का भी तरीका ये, फेज 1 कट ऑफ पार, दूसरा 55 पार और तीसरा रैंक। जब तक टेस्ट देके स्टूडेंट्स इसको पार नहीं करते, हम इस वाले फेज पे जाते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वो तैयारी करने का तरीका हो सकता है। आखिरी बात कि हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनली भी यहाँ पे सारी चीजें ऑफलाइन में अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? मान लो मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया कि डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए। क्या होता है ये रॉड का जो है डिफ्लेक्शन होता है। मैंने यहाँ पे पी फोर्स लगा दिया और ये एल लेंथ की थी, तो मान लो इसके अंदर डेल्टा एल कितना होगा, तो वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल देता हूं। लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं रखते हैं, सेम चीज को निकालने का एक, दो और पहली मेथड, दूसरी मेथड और तीसरी मेथड, 3 मेथड देखते हैं। पहली मेथड में हम क्या देखते हैं, भाई रटी रटाई चीज है। दूसरी मेथड में इसको कैसे एनालिटिकली देखना है। उसके बाद हम एग्जाम में सेम चीज की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैसे देखते हैं। हर टॉपिक में ये सारी बातें चल रही हैं। इसका मैं छोटा सा आपको अगर प्रूफ देना चाहूं तो ये है डीपीपी जो हम डेली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुद से होममेड बनी हुई होती है और वो स्टूडेंट के एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे कि ये पीपीटी मैं जो स्टूडेंट है इसको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने क्या पढ़ाया था, यही टॉपिक पढ़ाया था, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए। जो भी संभावित सवाल बन सकते हैं ना, सारे सवाल मैंने बना दिए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नया न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, पहली बार आप वापस से चीजों को नए तरीके से देख रहे हो, आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो रही है। एक फॉर्मूले को आप कितनी तरीके से लगा सकते हो, देखो 10 तरीके से मैंने लगाना बता दिया है। शुरू में क्या किया है, मान लीजिए ये जो हमारी डीपीपी है गेट की, ये सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में सारी बातें लिख दी है, प्रॉपर डायग्राम बनाए, डायग्राम इज कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड। सेकंड क्वेश्चन में भी यही किया है और थर्ड क्वेश्चन में भी। अगले क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम्स गायब कर दिए। क्यों डायग्राम गायब कर दिए? नाउ यू हैव टू इमेजिन एंड ड्रॉ। उसके बाद कंसेप्ट्स लगाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। तो ऐसे आपको हर टॉपिक की डीपीपी मिलती है। टॉपिक की डीपीपी के बाद थोड़ा बहुत ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है और वापस से हम आ जाते हैं हमारी तैयारी के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे। भंवरकुआं में, इंदौर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। बिल्कुल दोस्तों भाइयों की तरह पढ़ाई की जाती है, ये ना महसूस हो। और चीजें कहां से उठाई जाती है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं क्लास 7th के टॉपिक से उठाता हूं चीजें, क्लास 7th के टॉपिक से उठाता हूं, जिसमें हमको पहली बार लाइफ में फोर्सेस के बारे में कुछ बताया गया था अच्छे से। 6th में थोड़ी बहुत बातें थी, फोर्स, लोड और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फोर्स, लोड, मूवमेंट और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें पढ़ते पढ़ते हम 11th 12th की
गलतियां जो हमने की हैं जेई की तैयारी की, हम उसको पूरा फिलअप करते हैं, उसके बाद हम गेट के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 11 12 एंड देन गेट, और वहां पे ये डीपीपी सब सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चीजें उस हिसाब से होती हैं। अभी ही जस्ट काउंसलिंग हुई है और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कोई आईआईटी चला गया है, कोई एनआईटी चला गया है, जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे कि नहीं हमें रैंक इंप्रूव करनी है, हम और अच्छी रैंक लेके आएंगे, हम और आगे जाएंगे। तो ये रही कुछ बातें, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बात हमें करनी चाहिए, इससे ज्यादा तो आप हम पे थोड़ा ट्रस्ट करें तो ही सारी चीजें बेहतर होंगी। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वमेंट करें। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, ये हमारा नंबर है, और आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी डाउट आता है जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।